सो ये है हमारा पार्ट 5 वीडियो। पार्ट 5 है ये। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था, ठीक है। और बाकी 11 बचा हुआ है, 12, 13, 14 और 15 बचा हुआ है। इसमें 11 से स्टार्ट करना है। और एक्सरसाइज 1.3 इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट होगा इस वीडियो में, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की और वीडियोस के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पूरा क्लास 10th से लेके क्लास 9th और क्लास 12th का केमिस्ट्री फिजिक्स सब अपलोड होगा इस चैनल पर, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो अगर कोई है विद्यार्थी जो पढ़ रहा है या फिर आपके भाई बहन जो भी लोग पढ़ते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आते हैं अपने स्लाइड पर। ये है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि जांच करें कि क्या एन बिलोंग्स टू एन के लिए, यहाँ पे ये जो चिन्ह दिया गया है ना, ये क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या, संबंध है इसका किससे, ये जो एन है 15 का पावर एन, उसका संबंध है किससे, नेचुरल नंबर से। मैंने बताया था कि जो एन होता है कैपिटल एन, उससे किसको दर्शाते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं कि क्या कह रहा है कि जो 15 का पावर एन है वो है कि क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो क्या उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का पावर एन देखोगे तो वह किसका गुणनखंड है, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो वह 3 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटेगा। 3 और 5 के गुणनखंड के रूप में टूटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 15 का पावर एन 3 और 5 का क्या है, गुणज है। 3 और 5 का गुणज है, ठीक है। जबकि अगर हमें चाहिए कि उसका इकाई अंक 15 के पावर एन का इकाई अंक शून्य अगर चाहते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, शून्य चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका जो गुणज होता अगर 2 और 5 होता, ठीक है, तब ये हो सकता था। लेकिन इसका गुणज कितना है, 3 और 5 है ना। लिखेंगे यहाँ पर किसी संख्या का, किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए, इकाई अंक शून्य होने के लिए वह 2 तथा 5 का गुणज होना चाहिए। वह 2 तथा 5 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। जबकि क्या यह है, नहीं, यह किसका गुणज है, 3 तथा 5 का गुणज है। इसलिए 15 के पावर एन का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ रहा है, बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या है, जांच करें कि क्या प्राकृत संख्या जो एन है, एन यानी 24 का पावर एन का इकाई अंक 5 होगा। तो फिर से देखते हैं, 24 का पावर एन का गुणज कितना होगा, ये होगा 2 के पावर 3 गुना 8 होगा, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हुआ 24 के पावर एन का, जो 24 के पावर कह रहा हूँ, 24 का ये क्या है, गुणनखंड है। तो क्या जो बोल रहा है पावर एन अगर रखा जाए, एन मतलब क्या है, एन मतलब कोई प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या अगर रखे इसके पावर में तो क्या हमको 5 अंक प्राप्त होगा, इकाई अंक में, इकाई अंक में 5 प्राप्त होगा। तो पता है, लिख देंगे यहाँ पे 24 के पावर एन 2 तथा, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया है, इसको 3 करते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, ये 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा ना, 8 नहीं, अभी तो 24 होगा। 2 तथा 3 का गुणज है, किसी संख्या का, किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक 5 होने के लिए, होने के लिए वह किसका गुणज होना चाहिए, वह 5 का गुणज होना चाहिए। या उसका गुणनखंड जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा उसके गुणनखंड में, 5 का गुणज होना चाहिए। क्या यह है, नहीं है, ठीक है। जबकि ये तो मिला ही नहीं, इसीलिए 24 का पावर एन का इकाई अंक, का इकाई अंक
5 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। तो मेरा बात, तो ये तो बहुत ही आसान था। सेम ऐसे ही 21 का पावर एन का जो अंक है, इकाई अंक, क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? सब क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो क्या होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? अभी मैंने बताया, जिसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा वह 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये 21, 3 और 7 का गुणज होगा, तो कहां से हो सकता है? तो ऐसे ही इसको ही बना लेना। ठीक है, ये सब बन जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो पता है कि जो भाज्य संख्या होता है वह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पर गुणनफल तो है, लेकिन एक यहाँ पे प्लस भी दिया गया है। ठीक ना? तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। 11 में 13 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143 मिलेगा। 143 में 17 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1001, और 17 और जोड़ दो, कितना हो गया? 1018। और 1018 क्या है? एक भाज्य संख्या है कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि हाँ, यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, तो ये सब तो अब सबको पता ही होगा। फिर है व्याख्या करें कि 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें भी वही काम करना है आपको। ये सब बहुत हल्का है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में क्या है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 है ना सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांकों में मापा जा सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम लंबाई। लंबाई छोड़ो, यहाँ पे न्यूनतम जब लिखा हुआ है तो न्यूनतम का मतलब हो गया एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? चुपचाप इन लोगों का एलसीएम निकाल लेते। 64, 80, 96, 96 हो गया। 2 से 32, 40, 48, फिर दूसरा लाएंगे तो 16 हो गया, 20, 24, 8, 10, 12, 4, 5 और 6, फिर दूसरा लाएंगे तो 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। इसका गुना कर लो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6 गुना 5 गुना 3, तो कितना है गुना करने पर? 5 15 दूनी 30, 3 दूनी 60, 120, 120 240, 240 दूनी 480, 480 और गुना 2 करेंगे तो 960, मतलब 960 सेंटीमीटर। ठीक है, कपड़े का न्यूनतम लंबाई होना चाहिए जिससे कि ठीक है इन तीनों मापदंडों को पूर्णांकों में ठीक ठीक माप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 पात्रों से 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप? देखो यहाँ पे बोलते सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यानी कि एचसीएफ निकालना है। बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ, न्यूनतम बोलेगा तो एलसीएम। ठीक है, समझ रहे बात? तो क्या करोगे? एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, या तो भाग विधि से भी निकलता है, या फिर मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन ये कुछ भारी है नहीं। ये दिख रहा है कि एचसीएफ इसका कितना होगा? इसका एचसीएफ 9 होगा, ऐसे ही दिख रहा है ना? 9 से सभी संख्या कट रहा है, इसका तो एचसीएफ 9 ही आने वाला है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 9। ठीक है, बन जाएगा। ये सब हल्का है। फिर से इसमें भी तीनों भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनकी माप है 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी। कौन सबसे बड़ी सभी भिन्न परिमापों को ठीक ठीक माप सकती है? सबसे बड़ी बोल रहा है, सबसे बड़ी मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इसका भी निकाल लोगे। ये सब अब करना तो आपको आना ही चाहिए। चलो, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। क्या कह रहा है? यही, ये तो इंपॉर्टेंट भी है, पहले बता दे रहा हूं मैं। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है? क्योंकि ये जो आएगा बोर्ड में 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, इसलिए इसको तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। चलो, इसको मैं बांट लेता हूं इधर। अब देखना,
कह रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें तो पहले से ही पता है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए इसको सबसे पहले मानेंगे कि चलो भाई तुम अपरिमेय संख्या नहीं हो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा लिखेंगे, ठीक है। माना कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या होने का गुण क्या है? परिमेय संख्या होने का मतलब है कि रूट 2 जो होगा वह p बटा q के रूप का होगा, जहां जो q होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो फिर परिमेय रहा ही नहीं, ठीक है। तथा यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा, तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। तथा p और q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब जिसका HCF इन दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 2 से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, है ना। तो ये बचेगा 2 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको इस तरफ ले जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। पता है भागा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, p स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से अब अगर q स्क्वायर को इस तरफ ही रखें और 2 को ले जाए इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ भाग लगेगा p स्क्वायर का, क्या लगेगा, p स्क्वायर के साथ 2 का भाग लगेगा। अर्थात ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए 2 किसको करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं कि अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, 3 से विभाज्य है, यानी कि 36 क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, क्या वह 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी कटेगा, है कि नहीं। तो यही बात है कि अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माना कि p बराबर कितना है, ये रूट में 2 है ना, तो यहाँ पे काम करते हैं, p बराबर 2c ले लेते हैं, p बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि अब p के जगह पर अगर 2c रखें, ठीक है, p स्क्वायर के जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर, p का वैल्यू जितना है उसका वर्ग यहाँ पे ही है ना, दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। तो 2c का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2q के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है। अब कट रहा है, 2 से कट जाएगा तो बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2c स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 2c स्क्वायर बराबर कितना, q स्क्वायर, ठीक है। तो c स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अगर c स्क्वायर को इधर रखेंगे और इसको गुना से इधर लेंगे तो क्या होगा, भाग होगा ना इसका, तो भाग होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं, एक लाइन में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब देखना, q स्क्वायर को विभाजित करेगा, एक मिनट यार, थोड़ा स्क्रीन दिख नहीं रहा, यहाँ पे इधर कैमरा लगा रखा है ना मैंने, चलो। 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा कि नहीं, q को भी विभाजित करेगा। जबकि हम अभी देखे हैं कि जो हमारे पास p और q जो परिमेय संख्या का जो रूप है वो दोनों
जो पूर्णांक है पी और क्यू वह क्या है, सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, इसका मतलब दोनों संख्या एक दूसरे से कटने वाले हैं नहीं, तो फिर कैसे ये दो जो है, ये दो इन दोनों को कैसे काट रहा है, ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि P और Q सभाज्य संख्या है। तो सभाज्य संख्या होने का मतलब है कि किसी एक को ही ना काटता, दोनों को कैसे काट रहा है, सभाज्य संख्या है, इसीलिए अब ये दोनों को काट रहा है। दो क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये ऐसे करके बनाते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब है कि सिद्ध करें कि √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर से मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं इसको बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले क्या हो रहा है, ये सबसे पहले लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 अगर परिमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होगा, √3 P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 नहीं होगा, ठीक है। तथा P और Q पता है पहले से ही कि P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, दोनों पूर्णांक है P और Q। तो P और Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या रूट खत्म हो गया, ठीक है। देखो एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, जो भी आगे आने वाला है, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूँ, ठीक है ना, ये याद रखना। इसीलिए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 3 अब यहाँ पे हो गया 3 बराबर P²/Q², ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा भागा से क्या जाएगा, गुना हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q² बराबर P², ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 P² को तथा एक ही में लिख दे रहा मैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए 3P² को तथा P को विभाजित करेगा। क्यों करेगा ये समझ में आ गया होगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना कि एक और संख्या मानना पड़ेगा हमको, माना कि P बराबर 3R ले लेता हूँ, कि आप R के जगह कुछ और भी ले सकते हो, तुम्हारा मन Y ले लो, X ले लो, Z ले लो, ठीक है, लेकिन वह एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, जहां R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है, समझ में आ रहा, R एक पूर्णांक है। तो P² के जगह अब इसको रखेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा 3R का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3Q के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 9R² बराबर कितना, 3Q का स्क्वायर, तो 3 तिहाई हो गया 9, यानी 3R² बराबर हो गया Q², ठीक है। तो R² बराबर क्या हो जाएगा, Q²/3, ठीक है। चूंकि एक मिनट, इसको मैं चूंकि भी रह देता हूं, 3 यहाँ पे मैं इसको बांट दे रहा हूं इधर, ठीक है। 3Q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित करता है, तो वह 3
तो वह किसको, तो वह जो इसका वर्गमूल होगा तो वह क्यू को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो वह क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर से वही कंडीशन आ गया कि चूंकि हमने पी और क्यू को क्या माना है, सहभाज्य संख्या माना है। देख सकते हो हमने क्या माना था इसको, सहभाज्य संख्या। और यहाँ पर जब सहभाज्य संख्या है तो किसी एक संख्या को काटना चाहिए, इन दोनों को नहीं काट सकता है ये। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन तो है नहीं। पी और क्यू में अगर सहभाज्य संख्या मतलब इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो इन दोनों में पी और क्यू में कुछ कॉमन रहा ही नहीं, तो फिर ये दोनों संख्या को क्यों काट रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए जो √3 होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बनाने के लिए और भी थोड़ा सा इसको लंबा करके बना सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट फिर है कि सिद्ध करें कि 1/√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वैसे ही माना कि 1/√5 क्या है, 1/√5 एक परिमेय संख्या है। इसको मानना ही पड़ेगा ना परिमेय संख्या, तभी तो दिखा पाएंगे। एक परिमेय संख्या तब पता चलेगा कि नहीं यह परिमेय संख्या के नियमों का तो पालन कर ही नहीं रहा है। ठीक है, माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, हाँ, यानी कि जो 1/√5 होगा वह किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। Q 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी अब क्या करें, दोनों तरफ अगर मान लो वर्ग करते हैं तो 1/√5 का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख देता हूं पहले मैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने का मतलब हो गया कि 1/√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 1/5 बराबर P²/Q²। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, ये देखो 1/5 है मतलब भागा में इस तरफ, तो इधर लाएंगे इसको बराबर के राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा P² यानी 5P² हो जाएगा, 5P² बराबर Q²। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं, अब ये गुना में है किसके साथ, P के साथ गुना में है। ठीक है, तो अगर इधर लाएंगे तो 5Q² को विभाजित करता है, 5P² को विभाजित करता है, तो वह Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर माना कि एक और लेना पड़ेगा ना यहाँ पे उसके रेफरेंस में कुछ, माना कि Q बराबर 5R, जहां R पूर्णांक है, जहां R एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, वैसे स्पेस कम इसलिए नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5P² 5P² बराबर हो जाएगा कितना, 5R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5P² बराबर हो गया कितना, 5P² बराबर हो गया तो 25R का स्क्वायर, तो 55 25। ठीक है, यानी कि हो गया P² बराबर 5R²। ठीक है, तो अब अगर R² बराबर लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना से भागा में होगा तो हो जाएगा P²/5। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं, फिर से देखो, अभी क्या कर रहा था, अभी 5 Q² को विभाजित कर रहा था, अब यही 5 क्या कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है, जबकि P और Q को हमने क्या माना है, सहअभाज्य संख्या माना है। ठीक है, पहले ये लिख लेता हूं मैं, P² कह रहा हूं, 5 P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 जो होगा वह क्या करेगा, P को भी
विभाजित करेगा। ठीक, और चूंकि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या होने का मतलब क्या होता है कि वह सिर्फ किसी, अगर ये क्या कर रहा है, 5p² को विभाजित कर रहा है या Q² को, तो सिर्फ किसी एक को ही करना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों को ही विभाजित कर रहा है, इसीलिए 1/√5 एक क्या, इसीलिए √5 क्या होगा, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसमें क्या है कि सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है, मतलब अभी भी अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। तो ये लिखा हुआ है कितना, 6 का पावर 1/3 लिखा हुआ है। अभी बताया किसी संख्या का पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट होता है, मतलब ये क्या है, 6 का क्यूब रूट है ये 6 का घनमूल है। यानी कि हमको क्या करना है, 6 के घनमूल का हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको, ये जो लिखा हुआ है 6 का पावर 1/3, इसका वैल्यू इतना ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख रहा हूं इसको ऐसे करके, माना कि 6 का जो क्यूब रूट है, ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, वह P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q क्या होगा, Q 0 नहीं होगा। और यहाँ पे एक और लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो P और Q है, P और Q वह क्या है, सहअभाज्य संख्या। ये तो आपको लिखना ही होगा, नहीं लिखोगे तो आप लास्ट में फंस जाओगे। ठीक है, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, फिर से वर्ग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्यूब कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्यूब करना होगा। दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 का क्यूब, है ना, रूट नहीं, क्यूब, क्यूब √6 का क्यूब हो जाएगा। ये बराबर में हो जाएगा कितना, P/Q का क्यूब, है ना। तो अब देखो, ये पावर में कितना है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना होता है, अभी मैंने बताया, इसका जो वैल्यू होता है 1/3 होता है, यह है 1/3, और रूट का होता है कितना, 1/2। क्यूब रूट का वैल्यू होता है 1/3 और रूट का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/3 और ये 3 क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 6 बराबर P का क्यूब बटा Q का क्यूब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 6 का क्यूब बराबर हो जाएगा P3। ठीक है, अब यहां से कह सकते हैं, ये गुना में इसके साथ में है ना, Q के साथ, Q के साथ गुना में है, यानी कि 6 P³ को विभाजित करता है। ठीक है, भागा में जाएगा ना, गुना से विभाजित करता है, तो 6 किसको, P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिखना होगा हमें, यहाँ पे एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पता नहीं कौन सा नक्शा बना दिया मैंने, लेकिन ठीक है। माना कि P³ बराबर, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, P³ को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना कि P को, P नहीं, P बराबर मान लेते हैं, माना कि P बराबर 6C। ठीक है, जहां C क्या है, जहां C है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए, जहां C का संबंध किससे है, एक प्राकृतिक संख्या से है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6C किसके बराबर है, P के बराबर है, तो P के क्यू जगह रख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 6 का
क्यूब 6 क्यूब का पावर 3, 6 क्यूब का पावर 3 बराबर हो जाएगा कितना, 6c का पावर कितना, 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 6 क्यूब का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना, तो 216 सी का क्यूब हो गया। ठीक है, काटेंगे तो कितना से कटेगा, 36 से कट जाएगा, यानी अब इसे क्या पता चल रहा है, सी का क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, इसके साथ गुना में था तो हो जाएगा सी का क्यूब बराबर क्यू क्यू का पावर 3 बटा 36। तो एक बार बताओ, ये 36 से विभाजित है, यहाँ पे पहले लिखेंगे। अब 6 का बताओ, 36 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है कि नहीं, तो अगर 36 से ही कट रहा है क्यूब, क्यूब का पावर 3 अगर कट रहा होगा तो 6 से भी कटेगा, क्योंकि 6 का टेबल है 36। ठीक है, तो ऐसा लिख देते हैं, 36 क्यू के पावर 3 को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो जो 36 होगा क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, हाँ, अब चूंकि चूंकि 36 6 का क्या है, 6 का गुणज है कि नहीं, 6 का 36 6 का गुणज है। अतः यह 6 से भी विभाजित होगा, छह से भी विभाजित होगा, है कि नहीं। अब अगर 6 से विभाजित हो रहा है, फिर 6 किससे, सॉरी पी क्यू 6 से विभाजित हो रहा है, और क्यू का पावर 3 भी 6 से विभाजित हो रहा है। हमने क्या माना है, जबकि जबकि पी और क्यू जबकि पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसलिए कितना, 6 का पावर 1/3 है ना, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक इस पे पेज ले लेता हूं मैं दूसरा, इस पे ब्लैक से लिखूंगा, ज्यादा बेटर होगा। चलिए, कितना था पिछला वाला स्लाइड में, पिछला स्लाइड में ए वाला हमने बना दिया पहला, तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है, 3√3। ये क्या होगा, रुक गया शायद, यस माइक इज वर्किंग। चलिए, कितना था, 3√3 को अपरिमेय सिद्ध करना था, अपरिमेय सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि माना कि 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा हमें, एक परिमेय संख्या है। तो अब लिख लेंगे कि 3√3 ये किसके बराबर होगा, ये देखो रूट के साथ में नहीं है, ये अलग है ना। हाँ, ये नहीं कि सोचना कि ये 3 का क्यूब रूट है, ऐसा नहीं है, यह p बटा क्यू के रूप का होगा, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तथा एक चीज तो लिखना ही होगा हमें, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। √3 बराबर p बटा क्यू, कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है भाई, आराम से भी देखते हैं। तो ये गुना में है इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3 बराबर कितना, p बटा 3 क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बार बताओ, अभी हमने सिद्ध किया है p और q, चूंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना होगा, ये
अगर इस टाइप का आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। P और Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः अतः P बटा 3Q भी पूर्णांक ही होगा। होगा कि नहीं होगा? पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? अभी हमने सिद्ध किया है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। P बटा 3Q भी पूर्णांक है, तुमने देख लिया। तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में ही भी सिद्ध किया है इसको, है ना, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √3 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? P बटा 3Q के। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात खत्म हो गया। ये इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है? सेम ही है, जो जैसा दूसरा क्वेश्चन था वही है, खाली बस 3 के जगह 5 कर दिया है। 5√3 है। पहला दूसरा जो मैंने बनाया वह कितना था? 3√3 था। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी अलग से नहीं है, बस सिमिलरिटी दोनों में सेम ही है, तो बना ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 5 का सिद्ध करें कि जो हमारे पास दिया गया है 6 + √2, पहला क्वेश्चन है, वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले फिर से लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो 6 + √2 होगा वह किसका रूप होगा? P बटा Q का रूप होगा। Q सबको पता है 0 नहीं होना चाहिए। P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। यानी कि अब 6 + √2 वह किसके बराबर होगा? P + Q के बराबर होगा। तो √2 बराबर, इसको प्लस में है, ठीक है, जो हमारा 6 है ये क्या है? प्लस में है, तो प्लस में तो क्या होगा? उधर जाएगा तो ये हो जाएगा P बटा Q - 6। इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? Q इसका एलसीएम आएगा तो हो जाएगा कितना? P - 6Q हो जाएगा। P - 6Q यह होगा किसके बराबर? √2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे और लिख लेंगे, चूंकि P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसके साथ जो 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है वह भी क्या है? वह भी पूर्णांक होगा, है ना। तो P - 6Q बटा Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, यह भी पूर्णांक होगा। जबकि जो हमारा √2 आया है वह क्या है? अभी निकाल चुके हैं हम लोग कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो बोल सकते हैं हम इसीलिए, जबकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या और पूर्णांक आपस में बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसीलिए √2 जो होगा वह बराबर नहीं होगा किसके? P - 6Q बटा Q के। अतः 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर भी यही बन जाना चाहिए, आराम से बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। चलो इसको निकाल लेते हैं, है ना। ये शायद आप हो सकता है इस पे कंफ्यूज हो, तो इसको देख लेते हैं। माना कि √7 - √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √7 - √5 जो होगा वह किसके बराबर होगा? P बटा Q के बराबर होगा। हम और यहाँ पे लिख देंगे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q और यहाँ पे P तथा Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। P तथा
क्यू सह अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। एक काम करते हैं, √7 माइनस √5 दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो √7 माइनस √5 का वर्ग करते हैं, p बटा q का भी वर्ग करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab का हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5 बराबर p² बटा q²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 7 प्लस ये भी कटेगा तो 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 माइनस 7 5 है 35, तो ये हो जाएगा 2√35, 2√35 बराबर p² बटा q²। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसको तिरछा हो गया ये, चलो। तो ये हो गया 7 5 12, 12 माइनस 2√35 बराबर p² बटा q²। ये देख लो यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ठीक है। माइनस किसके किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 इसका तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा p², बट अच्छा ऐसा लिख लेता हूं मैं इसको, 12 तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस का 2√35 बराबर p² माइनस q²। अच्छा माइनस कहाँ से, माइनस नहीं है ना, माइनस हो जाएगा 12 बटा q² माइनस 12, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा q², तो ये बचेगा यहाँ पे p² माइनस 12 का q², ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे कट रहा है क्या, कुछ कटेगा। एक काम करते हैं, यहां से √35 बराबर हो जाएगा p² माइनस का 12 का q², और यहाँ पे अगर क्या करेंगे, इसको गुना से भागा में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2q² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ चलो, तो अब कुछ कट रहा है, इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे, कॉमन करके काटने उठने का, चुपचाप ले सकते हैं हम लोग क्या, कि p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p² माइनस, भाई ऋणात्मक भी तो हो सकता है पूर्णांक, तो माइनस 12q² बटा माइनस 2q² भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। और पूर्णांक कभी भी क्या हो सकता है, पूर्णांक कहीं भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि √35 का कोई पूर्ण वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसको लिख लेना आप, स्पेस कम है फिर भी मैं लिख देता हूं। अब चूंकि क्या, अब इसलिए देता हूं, इसीलिए √35 इज नॉट इक्वल टू कितना, p² माइनस 12q² बटा माइनस का 2q² के बराबर नहीं होगा, है ना। इसीलिए जो है हमारा माइनस √7 माइनस √5 है, माइनस √7 माइनस √5 वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब लास्ट शायद क्वेश्चन बचा हुआ होगा, 1 मिनट, हाँ 3 प्लस 5√5, तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने देखा है, ठीक है। और नहीं है स्लाइड शायद, अब स्लाइड नहीं है इसमें, तो इतना ही था इसमें। तो 1.3 और 1.2 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इस चैनल पे करने हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे कंटेंट इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर।